हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने करंट ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को समझा था। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या है वो समझने की कोशिश की थी। मतलब ट्रेंड समझे थे हमने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद ही जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है करंट चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कई सालों से कुछ चैलेंजेस को फेस करती आ रही है। इसमें करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ये ऐड हो जाएगा कि अब कोरोना के फैलने के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में अब नए नए चैलेंजेस क्या आ गए हैं और पुराने चैलेंजेस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो एक तरीके से जो इसका अपडेटेड वर्जन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो जो इंडियन इकोनॉमी करंट चैलेंजेस हैं और जो ट्रेंड्स हैं वो मेंस के सिलेबस के पार्ट है। तो आपको एक करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी ऐड करने के बाद जो है ये आंसर लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख चैलेंजेस क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है। तो देखो, सबसे बड़ा जो चुनौती है हमारे सामने, जो हमेशा से देश के आजाद होने के बाद से ही खड़ी हुई है, वो है एग्रेरियन क्राइसिस। मतलब कृषि में संकट की अवस्था बनी हुई है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या 70% से ज्यादा जनसंख्या जो है खेती में इन्वॉल्व है, खेती में लगी हुई है। लेकिन हमारे जीडीपी में केवल इनका योगदान कितना है, मात्र 15%। इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोग केवल जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए और खाना खाने के लिए ही खेती कर रहे हैं। खेती जो है उनकी लाभप्रद नहीं है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं उसको अच्छे जीवन के लिए, ताकि वो शहरों की तरफ जाएं या उद्योगों का निर्माण कर सके। ठीक ना, इसीलिए जो कृषि संकट है वो सबसे बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था की। ठीक है ना, तो 85% लोग हैं, जो 80% जो किसान है हमारे, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उनको कहे थे, मतलब छोटे और सीमांत तक किसान कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो याद रखना, आप आपसे पूछा जाए कि छोटे या सीमांत किसान किसे कहते हैं, तो ऐसे किसान जिनके पास जमीन ऐसी होती है जो 2 हेक्टेयर से छोटी होती है। इश्यूज विद एमएसपी है और लो यील्ड है, मतलब भारत सरकार को अलग से जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना पड़ता है, क्योंकि बाजार बहुत अव्यवस्थित है। और आपको पता है कि एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2006 में एक नेशनल कमीशन बना था, उसने भी एमएसपी को 50% से बढ़ाने की मांग की थी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। उस पर मैंने अलग से समझाया था जब हम फूड सिक्योरिटी वाली वीडियोस देख रहे थे। तो अगर आपने वो नहीं समझाया तो आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, कम उपज है। तो कृषि में लोग, हम आपको बताया कि एक तो छोटे खेत हैं और उनकी उपज भी बहुत कम है। ठीक ना, तो ये सब समस्याओं के कारण कृषि संकट बना हुआ है। तो टोटल खेती जो होती है, जो जितने एरिया पे बुआई की जाती है, उसमें सिंचित केवल 48% एरिया ही है जो सिंचित है। ठीक है ना, और बाकी पूरा एरिया जो है वो मानसून पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इतनी ज्यादा परसेंटेज खेती में अगर सही पानी नहीं मिलेगा और मानसून बदलेगा, तो जो है वो कृषि जो है वो उत्पादकता उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो ये कृषि है पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। 40% आज भी जो लोन ले रहे हैं किसान, वो कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। बस समझना ही आपको कि सभी प्रकार के ऋण जो भी आज लिए जा रहे हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से लिए जा रहे हैं। मतलब बैंकों के पास लोग नहीं जा रहे हैं, जो साहूकार होते हैं, जो आसानी से ऊंचे रेट पर जो लोन दे देते हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। तो सरकार इतना प्रयास कर रही है कि फीदे किसानों को जो है क्रेडिट सुविधाएं जो है, एक प्रकार से वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके द्वारा कि किसानों को बैंकों से जोड़ा जाए ताकि बैंक से ऋण सुविधाएं ले सकें। लेकिन एनएसएसओ का सर्वे बताता है 2018 का कि आज भी 40% किसान जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से टैक्स दे रहे हैं। हर 10 साल में लगभग 3 लाख लोग जो है, किसान जो है, सुसाइड कर लेते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा है। एनसीआरबी होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 का डेटा बता रहा है कि पिछले दशक में, मतलब पिछले 10 सालों में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। उसका प्रमुख कारण क्या है कि उत्पादकता जो है वो सही नहीं हो रही है और उनको मार्केट में जो उनको प्राइस मिलना चाहिए था, जो मूल्य मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो लागत मूल्य है, लगातार इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अगर किसान लोन लेता है और उसको उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करता है और मान लो कि मानसून डिपेंडेंसी है तो, और उत्पादकता नहीं बढ़ी, तो वो ऋण नहीं चुका पाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के ऋण जाल में फंस जाता है और अंत में किसान आत्महत्या कर लेता है। 2018 में सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई थी और उनका प्रयास था कि हमको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, कृषिगत निर्यात है, वो बढ़ाना है। आज देश में जो है $30 बिलियन का हर साल एक्सपोर्ट करता है भारत। इसको प्रयास किया जा रहा है कि अगले 2022 तक इसको हमको $60 बिलियन करना है और 2025 तक इसको हमको $100 बिलियन करना है। तो ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में बनाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी वर्तमान में होता हुआ नहीं दिख रहा है।
2018 से ही बहुत सारे राज्यों ने, लगभग 7 राज्यों ने जो है कृषि लोन माफ संबंधी घोषणाएं की चुनाव में। तो अब जो किसान हैं जो लोन चुका भी सकते थे, ऐसे लोग भी चुकाने को अब राजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि चुनाव आएंगे तो सरकार फिर से घोषणा करेंगे कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो वो जो है कृषि ऋण जो है, कृषि लोन को माफ कर देंगी। तो इस प्रकार की चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। और एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, ये कि देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम 5 to 18%। आज भी अगर किसान हार्वेस्ट कर भी लेता है, कटाई कर भी लेता है, और जो है मार्केट तक पहुंचने के पहले 5 से 18% तक उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। मतलब उसके पास अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके द्वारा वो फसल का सही तरीके से स्टोरेज या भंडारण कर सके। और ये जो मामला है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में, मतलब फलों और सब्जियों के लिए 45 से 45% फसल भी है जो मार्केट पहुंचने के पहले खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें ये बताती है हमको जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, मतलब एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, ताकि जो जीवन निर्वाह के लिए खेती की जा रही है वो जीवन निर्वाह की ना लेकर इसको एक व्यावसायिक उद्योग के रूप में इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसान क्या कर सके, फिर लाभ कमा सके। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है एग्रीकल्चर को। और क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या खेती पर निर्भर है, इसलिए अगर खेती में सुधार सरकार सफल हो जाती है तो अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चुनौतियां जो है इससे जुड़ी हुई वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुत सारा डेटा मैंने यहाँ पर डाला है, डेटा को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये आपको बहुत काम आएगा एक अच्छा आंसर लिखने में। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी अर्थव्यवस्था की ये है कि आज भी बहुत कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, लो प्राइवेट कंजम्पशन है और लो डोमेस्टिक डिमांड बनी हुई है। क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए डिमांड की प्रॉब्लम कभी नहीं रही है। मतलब ऐसा कभी नहीं रहा है कि मांग कम रहा हो। लेकिन आपने देखा होगा 2018-19 में जब जीडीपी घट रही थी, इसका प्रमुख कारण बताया गया था कि डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है। मतलब आम लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, खर्च करने से डर रहे हैं, वो नई चीजें नहीं खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसा है लेकिन तब भी नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार कैसा हो गया है, अनिश्चित हो गया है। वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे क्योंकि उन्हें कल का भरोसा नहीं है कि कल पता नहीं कैसी परिस्थिति आ जाए। और उसके बाद 2020 में कोविड फैल गया। तो ये जो है निजी निवेश बहुत कम है और प्राइवेट कंजम्पशन मतलब निजी उपभोग भी बहुत कम हो रहा है। डिमांड तो बनी रहती है लेकिन डिमांड भी कम हो रही, लोग खरीदना चाह रहे हैं तो डिमांड कम हो गई, पैसे नहीं खर्च करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, और इस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक डाटा बताता है कि इंडिया की देखो ग्रॉस सेविंग जो थी हर साल लगभग जीडीपी का 30% सेव होता था देश में, लेकिन जो है तो मतलब 2019 में 30% था, जबकि 2012 में देखें आप तो 34% था। मतलब सेविंग्स की रेट भी लगातार घटती जा रही है। अगर हाउस होल्ड के पास आम आदमी सेव नहीं करेगा तो उसको कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता है। सेविंग बढ़ना एक अच्छा सूचक होता है और किसी अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी स्टेबल है, क्योंकि लोग अच्छे बुरे समय के लिए पैसे सेव करके रखे हुए हैं, तो कल अचानक से उनको जरूरत पड़ेगी तो पैसे का उपयोग कर पाएंगे। एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी की बात करें तो हाउस होल्ड सेविंग जो है वो 23%, ठीक ना, 23% थी 2019 में, जो है सॉरी मतलब 23% थी 2012 में, जो 18% जो बची है 2019 में। तो ये क्या दर्शाता है कि देखो हाउस होल्ड सेविंग भी घट रही है। तो अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ग्रॉस सेविंग और हाउस होल्ड सेविंग में क्या फर्क होता है। तो देखो समझ लो कि जो इंडिया की जो ग्रॉस सेविंग होती है जिसको हम कहते हैं सकल बचत, तो ग्रोथ सेविंग में जो है 3 चीजें आती हैं। इसमें पहला आता है हाउस होल्ड सेविंग, मतलब हाउस होल्ड मतलब जो पारिवारिक बचत कितनी हो रही है, मतलब हाउस होल्ड है जो देश के परिवार हैं वो कितना बचत कर रहे हैं। दूसरा आता है प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट में जितने भी निजी उद्योग हैं वो लाभ की स्थिति में होते हैं तो वो सेविंग करते हैं, तो जो भी निजी इकाइयां होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सेविंग करती हैं। और तीसरा होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट में होते हैं, तो उनके पास भी बहुत सारा पैसा बचता है, तो वो जो है सरकारी निकाय होती हैं, पीएसयू वगैरह होती हैं और दूसरी सरकारी कंपनी लाभ में होती हैं। इस प्रकार से जो पैसा वो खर्च हो जाता है और बाकी का पैसा सेविंग के रूप में रहता है, उसको जो है इन तीनों को मिला के जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है नेशनल ग्रॉस सेविंग, मतलब पूरे देश में कितनी बचत हुई ये चीज को दर्शाता है। और इसका बहुत बड़ा भाग क्या होता है, हाउस होल्ड सेविंग होता है, क्योंकि परिवार में लोग होते हैं और परिवार में हमने देखा है भारत में बचत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जो भी उनकी आय है, आय में से उसको खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या बढ़ेगा हमारे पास बचत। तो ये बचत है जो ये लगभग 18% कुल आय का 18% बचत हो रही है। और इंडियन ग्रॉस सेविंग में देखें तो लगभग 30% की ये सेविंग होती है। जितनी
सेविंग ज़्यादा होती है वो उतनी स्टेबल अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही बात हमने हिंदी में ही बताई है कि सकल जो घरेलू बचत है वो कुल आय का कितना बची है, 30% है, और जो भी घरेलू बचत है वो कितनी बची, 18% है। यहाँ जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इस चीज को दर्शाया हुआ है कि कुल जीडीपी यदि 100 है तो उसमें 30% जो है लोग सेविंग के फॉर्म में उपयोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मॉस्पी ने बताई हुई थी। मॉस्पी आपको पता होना चाहिए, मंत्रालय होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारी अर्थव्यवस्था के सामने वो है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, एनर्जी, ऊर्जा और कंजम्पशन एंड ऑयल प्राइसेस। आपको पता है कि हम पूरी तरीके से तेल और पेट्रोल और नेचुरल गैसेस के लिए, मतलब प्राकृतिक जो गैसें होती हैं इनके लिए हम पूरी तरीके से विदेश पर निर्भर है। मतलब हम पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे क्या करते हैं, आयात करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। इसका मतलब भी हम बहुत बड़ी मात्रा में जो है डॉलर पे करते हैं, मतलब डॉलर में करेंसी पैदा करते हैं। रुपये में तो लेते नहीं हैं, डॉलर में हमको पे करना पड़ता है। तो अब बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमारा वो ये तेल इन सब चीज़ों की निर्भरता पर खर्च होता है। तो देखो, तो ये जो है हमारे बाजार को बहुत अस्थायी कर देता है, क्योंकि इन चीज़ों की जो कीमतें होती वो हमारे हाथ में तो होती नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 2013-14 में जब बीजेपी गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रही थी 2014 के जनरल इलेक्शन के लिए, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में इन पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत बढ़ चुकी थी। उस चीज का फायदा उठाया था बीजेपी ने। उन्होंने पूरा प्रचार जो है वो इसी को मुद्दा बना के किया था कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो ये किस्मत की बात थी। और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और पेट्रोल की कीमत अचानक से घट गई थी। ठीक है, तो ये आपके जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो आपके घरेलू बाजार है, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों के प्राइस क्या है। ठीक है ना, तो ये इन सब चीजों ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स बढ़ते हैं, तो खपत भी तेल, पेट्रोल, डीजल की लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमको पैसा पे करना पड़ता है। तो आप ये देखें हाँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो महंगाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वो अचानक से क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो जुलाई में देखिए 6.93 था, उसके पहले जनवरी में 7.59 था और अक्टूबर में 4.62% था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और उसको अलग से हम समझा देंगे। अभी आप ये रखना कि ये महंगाई को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो 2014 के पहले सरकार WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स को उपयोग करती थी, मतलब थोक विक्रेता सूचकांक को उपयोग करती थी। लेकिन 2014 के बाद से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो एक डेटा ये बताता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें यदि $10 प्रति बैरल से बढ़ती हैं तो हमारे देश में 0.1% से महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सीधा सीधा कोरिलेशन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का और आपके बाजार में महंगाई का। तो ये डेटा आप याद रखना। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, तो अभी वर्तमान में जो मार्च में कीमतें चल रही थी वो थी $66 पर बैरल, और एक बैरल में होता है 158 लीटर। मतलब अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से 158 लीटर पेट्रोल खरीदना है या कच्चा तेल खरीदना है तो आपको $66 देने पड़ेंगे। इसके हिसाब से यदि कीमत निकालो तो तेल की कीमत लगभग 30 रुपए आती है और आपको कितना मिलता है, 70 रुपए में, और बाकी का 40 रुपए क्या होती है, सरकार टैक्स ले लेती है। तो इसमें कुछ भाग केंद्र सरकार का होता है और आधा भाग राज्य सरकार का होता है, और 2-3 रुपए जो है वो फुटकर विक्रेता जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो ले लेते हैं। तो 30 रुपए का पेट्रोल आपको 70 रुपए में मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार घटती बढ़ती रहती हैं। तो कभी कभार $100 भी पहुंच जाता है और कभी कभार 30 भी आ जाता है। तो जो कम होती है ऊंची बढ़ती कीमतों का पूरा फायदा कौन उठाते हैं, सरकार उठा लेती है और अपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उनका जो चालू खाता घाटा होता है, उसको पूरा करने के लिए उपयोग कर देती है। तो यहाँ पे देखो आप, ये कीमतें थी एक समय में, और इन कीमतों के कारण हमारे देश में जो घाटा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, मतलब हम ज्यादा मंगा रहे हैं और बाहर कम भेज रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है हमको, क्योंकि हम पैसा बहुत दे रहे हैं। तो अगर $85 पर बैरल का तेल पहुंचता है तो हमारा खाता घाटे -3.6% ऑफ GDP पहुंच जाता है और हमको $106 बिलियन रुपए देने पड़ते हैं। जबकि उतना ही तेल लेने के लिए अगर वो $55 प्रति बैरल का है तो हमको $68 बिलियन देने पड़ते हैं। तो ये कीमतें बढ़ने से 55 से 85 होने पर आपको 68 से 106 बिलियन डॉलर का पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये मांगे तो लगातार देश में बढ़ती जा रही है। इस तरीके से पैसा जो है देश से बाहर बढ़ जाता है, तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, क्योंकि वो पैसा देश से बाहर जा रहा है। तो ये चुनौती है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होना है, हमको
काबिल बनना है, हमको आत्मनिर्भर होना है। इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा देखें आप तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस सरकार ने शुरू किया, सोलर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दूसरे तरीके के जो नवीनीकृत सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस है, उस पर सरकार ध्यान देना चाहती है। चौथा बहुत बड़ी चुनौती ये है कि FDI मतलब जो विदेशों से पैसा आता है उसके आउटफ्लो को रोकना है आपको, कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो देश में निवेश हो, और निवेश इस तरीके हो कि लंबे समय के लिए हो, क्योंकि शॉर्ट समय के लिए आता है तो बाजार को अनिश्चित कर देता है शॉर्ट समय के लिए, क्योंकि अचानक से कोई लाया और निकाल ले दिया तो जो ट्रेंड जो है वो गलत चला जाता है। तो हमको निवेश में बढ़ाना है, तो आपको पता है बाहर से जो पैसा आता है वो दो तरीके से हम उसको खर्च मान सकते हैं। एक होता है GFCF के रूप में, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसको हम कहेंगे कि सकल घरेलू पूंजीगत इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, मतलब निवेश कहेंगे उसको हमको। तो सकल घरेलू निश्चित पूंजी निर्माण, ठीक है ना। तो ये निश्चित का मतलब ये है कि वो पैसा जो विदेशों से आ रहा है वो पूंजी निर्माण में खर्च हो रहा है, मतलब हो सकता है वो बिल्डिंग बना रहे हों या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या फिर किराए पे ले रहे हों या मशीनें ले रहे हों। तो अगर इस प्रकार की चीज़ों में निवेश होता है तो वो लंबे समय के लिए होता है। अगर वो इक्विटी के फॉर्म में होता है, मतलब ये विदेशों से आ रहा है वो निवेश केवल शेयर मार्केट में जाता है, तो उसको हम लंबे समय के लिए नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो काय के लिए आते हैं, लाभ के लिए आते हैं। अगर उनको आज लाभ भारत में दिख रहा है तो भारत में निवेश करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और कल जाके जिनको फायदा अमेरिकी बाजार में लगेगा तो रातों रात सारा पैसा निकाल लेंगे। तो आपके जो देश का जो बाजार है वो क्या हो जाता है, शेयर मार्केट अनिश्चित हो जाता है। तो ये जो है ज़्यादा लाभ नहीं देता है, ये GFCF लाभ देता है क्योंकि लंबे समय के लिए आता है। तो इसलिए हमको जो FDI है और जो कैपिटल आउटफ्लो होता है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, और जो भी पूंजी निर्गत होता है उसको हमको नियंत्रित करना पड़ता है और नए नए कानून बनाने पड़ते हैं कि अचानक से ये बाहर ना निकल पाए। 2017-18 में देखें या 2017 में $39 बिलियन निवेश भारत में आया, 2018 में 42, 2019 में $50 बिलियन का जो निवेश था विदेशों से भारत में आया, क्योंकि भारत के बाजार जो हैं अभी विकासशील है, क्योंकि विकास की बहुत संभावनाएं हैं वहाँ पर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है और नए नए इंटरप्राइजेस खड़े होने, तो यहाँ विकास की संभावनाएं बहुत हैं। जबकि अमेरिकी वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ विकास की संभावनाएं बहुत कम बची हुई हैं, क्योंकि वहाँ अधिकतर विकास हो चुका है, बहुत नई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अपने यहाँ सड़कें बननी हैं, अभी पूरा रेलवे बनना है, सब चीज़ों में विकास संभव है, ठीक है। तो यहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो भी उनको प्रॉफिट है उनको मिल पाए। ऐसी आउटफ्लो भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे FDI बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटफ्लो मतलब बाहर निकलने वाला पैसा भी बढ़ रहा है। 2019 में $12 बिलियन बाहर चला गया। तो ये जो बहुत बड़ी चुनौती है कि बाहर से आने वाले पैसा को आपके बाजारों में स्थिर बनाया जाए और निवेशकों में जो भी इन्वेस्टर हैं उनको ये वादा किया जाए कि यहाँ आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो ये है दुनिया में कि ये चार्ट है, बहुत अच्छा बताता है कि कौन से देश में कितना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जाता है। तो देखो जितना बड़ा देश दिखाया गया उतना ज़्यादा जा रहा है। तो भारत में मैंने बता दिया कि लगभग पुराना डेटा है हालांकि, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ $39 बिलियन बताया गया है, ठीक है ना। और यहाँ मैंने बताया आपको 2017 का डेटा है, अभी कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। तो ये पुराने डेटा में देखिए US में $275 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, चाइना में 136 का हुआ, बाकी ब्राजील में 62 का हुआ, नीदरलैंड में 58 का हुआ, जर्मनी में 34 का हुआ। जबकि ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, नीदरलैंड वगैरह हुआ, जर्मनी बहुत छोटा है, स्विट्जरलैंड बहुत छोटा है, और हमसे जो है ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट पा रहे हैं। जबकि भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी जो है मात्र $50 बिलियन के आसपास का निवेश प्राप्त करता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो पांचवी बहुत बड़ी चुनौती ये वो है कि देश में कौशल विकास करना है हमको और जनसंख्या की लाभांश का फायदा लेना है। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमको संभालना है और उनको स्किल करना है ताकि वो कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित कर सके और अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर सके। अभी जो देश की जनसंख्या है उसकी आयु अगर औसत में निकाली जाए तो 27 वर्ष आती है औसत आयु पूरे देश की। मतलब अधिकतर देश क्या है, युवा है। जबकि जापान जैसे देश बूढ़े हो चले, वहाँ एवरेज आयु जो है वो 45 के ऊपर आती है। मतलब अधिकतर देश कैसा है, बूढ़ा हो। यहाँ कितना है, 27, मतलब युवा कंडीशन में। तो हमको ऐसी युवाओं को तैयार करना है स्किल प्रोवाइड करके कि वो कुछ काम कर सकें, ठीक है ना। तो ये बताती है कि भारत में जो टोटल वर्कर हैं, जो भी श्रमिक है कार्य करने वाले, उसमें केवल 4.6% ही स्किल्ड है, मतलब एक योग्यता रखते हैं, मतलब पढ़े लिखे तरीके के हैं कि उन्होंने कोई चीज पढ़ने के बाद सीखी है। जबकि ये बहुत कम परसेंटेज है कुल लेबर का। चाइना में देखें तो 24% लोग हैं जो ऐसी योग्यता रखते हैं, मतलब सीख कर कोई स्किल उनके आई है। और अमेरिका में लगभग 52% है जो फॉर्मली स्किल्ड वर्कर हैं।
ठीक है ना। उनको मतलब उनको योग, अपने देश में क्या होता है कि जहाँ रह रहे हैं देख देख के सीख जाते हैं, या फिर उनकी फैमिली में वही काम हो रहा था तो वो सीख जाते हैं। जैसे कि ठेकेदार होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और दूसरे प्रकार के जो वर्कर होते हैं वो देख देख के सीखते हैं, उनको फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो अगर हमको ट्रेनिंग देंगे तो वो योग्यता रखेंगे कुछ और अच्छा करने की। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 ये बताती है कि केवल 45.6% ही हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयबल है, मतलब रोजगार पर रखने योग्य हैं। मतलब टोटल जो भी बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं उनका केवल 45% ऐसे हैं जो रोजगार पर रखने योग्य हैं, बाकी के जो उनको कुछ नहीं आता जिस चीज में उन्होंने डिग्री की है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही ये डरावने हैं कि मतलब एजुकेशन सिस्टम देश में कर क्या रहा है। इतना पढ़ा रहा है, 4-4 साल की डिग्रियां ले रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि वो रोजगार तक रखने के लायक तक नहीं है, ठीक है ना। तो 54% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम की है, मतलब पूरा का पूरा युवा है। उसके अलावा देखो अभी डेटा ये बताता है कि 75% जो नई जॉब आ रही हैं, पैदा हो रही हैं नई जॉब, उनमें स्किल की बहुत जरूरत है, स्किल बेस्ड है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं सीखा तब भी वो आप काम कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो नई जॉब जनरेट हो गई हैं वो 75% ऐसी जॉब है जो स्किल बेस्ड है। अगर आपने स्किल वो नहीं सीखी है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको बताऊं, जैसे PM आपका MP ऑनलाइन का काम होता है, तो MP ऑनलाइन के लिए भी आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट होना जरूरी है। अगर आप वो नहीं स्किल सीखी तो आप उन चीजों को नहीं हैंडल कर पाओगे। तो इस प्रकार की नई नई जॉब जो आ रही है वो स्किल बेस्ड है, उनमें रोजगार तभी मिल सकता है जब वो कौशल आप रखते हो। तो ये स्किल को हमको संभालना और डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिनको हमको आज फेस करना है। आपको पता है कि जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सरकार ने बनाई और इसके अंतर्गत चल रहा है हमारा कौन सा स्किल मिशन चलाया। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये पीपीपी मॉडल पर बनाई गई। मतलब सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां मिलकर जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन चला रही हैं, ठीक है ना, पूरे देश में, ताकि लोगों को रोजगार सिखाया सके। तो ये से लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम ही करवाते हैं 3-3 महीने के, उनको सिखा देते हैं और फिर बोलते हैं अब आप रोजगार करने लायक हो गए हो। छठवीं जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है हमको करप्शन को हैंडल करना है। गरीब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन और इनइक्वालिटी असमानता से जूझ रही है। 51% इंडियन ने बोला 2018 में कि उन्होंने किसी न किसी काम करने के लिए सरकारी या किसी भी विभाग में रिश्वत दी। 50% लोगों ने बोला है कि हमने रिश्वत दी थी और 56% 2018 में बोल रहे थे कि हमने भी दी थी, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो हर साल आती है, ठीक है ना, तो ये बोल रही है कि हम 80वें नंबर पे आते हैं 180 देश में करप्शन के मामले में, जो बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। तो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी भी धारणा बहुत ज्यादा नहीं सुधर रही है, अभी भी लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। दूसरी चीज हमें बताया, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी भी 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। पॉवर्टी नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब वहां सरकार उनको खाना न दे तो हो सकता है वो भूखे मर जाए, ये कहलाती है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो लगभग देश की 5.5% जनसंख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं हुआ है, 2005 से लेकर 2015 तक, मतलब 10 सालों में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। और इस चीज की पूरी दुनिया में हमारी तारीफ होती है, WHO भी, वर्ल्ड बैंक सब ने तारीफ की है कि भारत ने इस चीज में अच्छे कदम उठाए हैं कि 2005 से 15 के बीच में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी को मापने के लिए 2 कमेटीज बनाई गई थी, एक था सुरेश तेंदुलकर कमेटी और एक थी रंगराजन कमेटी। इन्होंने कमेटियों ने यह बताया था कि भारत में कितने % गरीब है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताया था कि भारत में लगभग 21% लोग गरीब है, मतलब उनकी संख्या है लगभग 26 करोड़। ऐसे रंगराजन कमेटी ने बताया था कि देश में 29% लोग गरीब हैं और लगभग 36.3 करोड़ जनसंख्या को ये कवर करते हैं। तो ये बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब 30% जनसंख्या भी गरीब है तो बहुत ज्यादा है। ये तो कमिटीज के एनालिसिस है, मेरी माना तो लगभग देश में 60% जो जनसंख्या है वो गरीब है। आप देखना नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें कितने % लोग खाना ले रहे हैं, वो सारे गरीबी में आते हैं, ठीक है ना। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो कोटा या जो उचित मूल्य की दुकानों से खाना ले रहे हैं वो सब गरीब हैं। और NFSA एक्ट करता है कि हम 60 से 70% लोगों को खाना देते हैं, तो मान लीजिए आप इतने % लोग ही गरीब हैं। अब इनइक्वालिटी असमानता बहुत है हमारे देश में, क्योंकि 1% जो रिच है, जो टॉप 1% है, वो देश की 58.4% जो पूरी वेल्थ है उसके मालिक हैं। मतलब टॉप 10% जो रिच हैं पूरे देश में, वो देश की 80%
जो संपत्ति है उसके मालिक हैं। तो मतलब बाकी के 90% लोग जो हैं वो केवल 20% संपत्ति के मालिक हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जीडीपी यदि बढ़ भी रही है तो ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी का जीवन बेहतर हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बढ़ती हुई जीडीपी पूरा पैसा अमीरों के हाथ में ही जा रहा हो, गरीबों को वो पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। तो ये भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता जो है इसको हमको हैंडल करना है, तभी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक चुनौतियां हैं उनको उनसे ऊपर उठा जा सकेगा। सातवीं बहुत बड़ी चुनौती ये है, वो है फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि देखो, सरकार की जो टोटल आय होती है, ठीक है ना, उसमें से जो भी खर्चा है उसको घटा दो तो आपका डेफिसिट बचेगा। मान लो अब आपको बता लो कि आपकी आय है वो 100 रुपए है, आय कितनी है 100 रुपए, और खर्च कितना है 120 रुपए, तो आपको घाटा कितने का हुआ 20 रुपए। बस यही 20 रुपए जो है फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। बस इसमें अंतर ये होता है फिस्कल डेफिसिट में कि अगर आपने लोन लिया है बाहर से या फिर लोन की पेमेंट कर रहे हो तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि लोन अगर आप ले रहे हो तो वो आपकी आय नहीं मानी जाएगी, वो तो आपको कल वापस करना ही है, आपको ब्याज भी देना है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको लोन को अलग कर देते हैं। तो देखो, नॉन डेट कैपिटल को रिसीव करते हैं, मतलब इसलिए नॉन डेट लिखा हुआ, मतलब डेट वाले काउंट नहीं कर रहे, केवल नॉन डेट वाले काउंट कर रहे हैं। तो कुल आय और कुल खर्च का जो अंतर है उसको हम घाटा कहते हैं। तो ये आपको पता है एफआरबीएम एक्ट है जो सरकार लाई थी 2003 में, जिसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। इसने प्रावधान किए थे कि आपका जो टोटल जीडीपी है उसका 3.5% से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो लगभग 4.5% के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना, जबकि सरकार का लक्ष्य इस बार के बजट में 3.8% पर रुकना था, ठीक है ना। और एक्ट में प्रावधान थे 3.5% तक होना चाहिए। इस साल सरकार का अनुमान 3.8% था, लेकिन कोविड के कारण स्थितियां बहुत बदल गई हैं, तो अब ये लगभग 4.5% तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो देखें आप डेटा को ध्यान रखना आपकी, देखो सरकार लगातार फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है, और आइडियली तो जीरो होना चाहिए, मतलब सरकार की जो आय है उतना ही खर्च होना चाहिए और सरकार प्रॉफिट में भी होनी चाहिए, नहीं तो। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि सरकार को दूसरे स्रोतों से पैसा उधार लेके जो खर्च करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस सरकार में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की, क्योंकि सरकार ने फिस्कल जो भी डेफिसिट है इसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो नया डेटा आएगा वहां पर आप देखिए कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको टैक्स के फिगर बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-20 में जो बजट में प्रावधान थे उसके अंदर देखो नेट टैक्स रेवेन्यू थी 17 लाख करोड़, नॉन टैक्स रेवेन्यू थी 2.72, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू सरकार की हुई थी वो थी कितनी 20 लाख करोड़, और बजट में सरकार ने जो खर्च करने के लिए कितने का वादा किया 27 का। तो देखो टोटल रेवेन्यू मतलब कुल आय कितनी हुई 20 लाख करोड़, जबकि कुल खर्च कितना किया सरकार ने 27 लाख करोड़। तो घाटा कितने का हो गया, लगभग 7 लाख करोड़ का घाटा सरकार को हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब गैर निष्पादित संपत्तियां या आस्तियां। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन अगर बैंक से लिए हुए लोन का आपने ईएमआई पेमेंट 90 दिनों तक नहीं किया तो ऐसे लोन को जो है हम एनपीए घोषित कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। देखो ये बात आप बेसिक से आप समझ लो कि मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया और आप जो है 3 साल में इसको पेमेंट करने वाले, और तो 3 साल में इसकी जो ब्याज है लगभग 2 लाख रुपए ब्याज लग जाएगा। तो 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख का ब्याज लगा, तो आपको अब देने कितने पड़ेंगे, 12 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आप ईएमआई शुरू करोगे इसका देना, तो सबसे पहले ईएमआई जो होता है वो ब्याज का पेमेंट लेते हैं बैंक, वो बोलते हैं पहले ब्याज दे दो आप हमको पूरे 3 साल का। उसके बाद जब आप ईएमआई 2 लाख की दे दोगे, उसके बाद आपकी अगली ईएमआई से 10 लाख रुपए में कम होना शुरू होंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि आपका लोन कितना बाकी है, तो वो ब्याज पहले ले लिए जाते हैं और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बाद में लिया जाता है। तो अगर आप ये जो ईएमआई का पेमेंट है 90 दिनों तक नहीं करते हो, चाहे प्रिंसिपल का पेमेंट हो चाहे ब्याज का पेमेंट हो, 90 दिनों तक नहीं करते हो तो आपके लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो अब लोगों के पास चूंकि अब लोन ले रखे हैं लोगों ने, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण भी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है और अन्य कारणों से भी ईएमआई नहीं दे पा रहे, तो बैंकों के लोन जो है एनपीए बनने के चांसेस हैं। इसी के लिए सरकार ने, आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट सशक्त स्टार्ट किया था कि हमको एनपीओ को रोकना है, और इसके लिए उन्होंने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है ये आपका उर्जित पटेल जी के समय पे लाया गया था कि पीसीए फ्रेमवर्क, उसने बताया था कि कैसे जो है बैंकों को एनपीए की प्रॉब्लम को हैंडल करना है। अभी आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो आरबीआई जारी करता है, 2018-19 में आई थी। इसमें कहा गया था कि एनपीए अब 14% तक बढ़ने के चांसेस हैं 2020 में। अभी जो टोटल एनपीए का अगर आप
बात करें तो लगभग 10 लाख करोड़ के एनपीए हो चुके हैं, ठीक है ना। और लगभग 85% एनपीए ऐसे हुए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो भी सरकारी बैंक है, जैसे कि एसबीआई है। तो इस प्रकार के जो सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे सबसे ज्यादा एनपीए हो रहे हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि देखो ऑल बैंक का ये परसेंटेज में बताया हुआ है कि इतने परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है लोन के जो एनपीए बन रहे हैं। तो ऑल बैंक में हम देखें तो जो सीवियर स्ट्रेस में है वो लगभग 10.5% के आसपास तक जो है इनके एनपीए बनने के चांस है। तो पीएसयू के सबसे ज्यादा है और ये प्राइवेट बैंक है और ये विदेशी बैंक है। एवरेज में निकालें आप तो ऑल बैंक का लगभग 10% के आसपास तक 9 से 10% जो लोन का अमाउंट है वो एनपीए बनने के चांसेस हो रहे हैं। मतलब जितने लोन टोटल बैंकों ने दे रखे हैं उसका 10% उनका एनपीए हो जाता है। इसीलिए बैंक जो है नुकसान में चले जाते हैं, प्रॉफिट में नहीं रहते और बैंक डूब जाते हैं। इसीलिए सरकार लगातार बैंकों का मर्जर करके उनको जोड़ के जो है उनको बनाए रखना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था में अचानक से कोई चीज अव्यवस्थित ना हो। नौवीं सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुअर टैक्स कलेक्शन रेट, और बहुत ही कम संख्या में टैक्स देने वाले लोग हैं हमारे। तो करदाता जो है देश में बहुत ही कम है। तो ये देखो आपकी पिछली साल जो था 2018 में भी लगभग 3.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे थे। मतलब इतनी 121 करोड़ की जनसंख्या में केवल 3.29 करोड़ लोग टैक्स दे रहे थे। और 2020-22 में ये घटकर जो है और 1.46 करोड़ आगे बचे हैं। तो अब अभी वर्तमान में जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और 135 करोड़ की जनसंख्या में टैक्स देने वाले कितने हैं? केवल 1.46 करोड़ लोग बचे हुए हैं। अब आप बोलोगे कि देखो पिछली साल 3.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे थे, तो इस साल इतनी कम संख्या कैसे हो गई? तो अगर आपको ध्यान है कि 2020-21 का जो बजट आया था उसमें सरकार ने क्या कर दिया था, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय वाले लोग हैं इनको भी टैक्स फ्री कर दिया था कि यहाँ पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो पहले इस ब्रैकेट में आने वाले लोगों को भी काउंट किया जाता था तो वो 3.5 करोड़ में आते थे, लेकिन अब इनको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ने इतनी आय वालों को जो है माफ कर दिएगा। तो ये अब टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करते हैं अगर ये कहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां सरकार ने प्रोविजन कर रखे हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो इनको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो वर्तमान में आईटीआर फाइल करने वाले लगभग 5.5 करोड़ लोग हैं, जबकि टैक्स देने वाले वास्तव में 1.46 करोड़ लोग बचे हुए हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर इनकम टैक्स बढ़ता है तो सरकार की आय बढ़ती है, तो सरकार जो सार्वजनिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं उन पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाती है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि हम कितना टैक्स लगाएं और किन किन पर टैक्स लगाएं, क्योंकि वर्तमान में जो कृषि है वो नॉन टैक्सेबल एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लिया जाता है लोगों से। तो इस कारण से जो है बहुत ही कम कलेक्शन टैक्सों का होता है। तो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है ना, तो इस प्रकार की चीजों पर टैक्स नहीं लेते हैं अभी हम। जैसे कि अब चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी को भी टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रकार के जो लोग टैक्स हेवन बन जाते हैं, लोग अधिक से अधिक यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्राइवेट लोग ताकि टैक्स से बच सकें। तो टैक्स से बचा भी जाता है, टैक्स एविजन भी करते हैं लोग। जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं वो बताते भी नहीं है अपनी वास्तविक आय सारी की सारी, ठीक है ना। जैसे घर किराए पर होते हैं तो सब उनको बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी जो आय है वार्षिक हो रही है, लेकिन वो बताते हैं। तो टैक्स को हैंडल करना जो है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना और टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। 10वां जो बहुत बड़ा चुनौती है वो है कि अब पेंडेमिक फैला है बहुत ज्यादा, और भारत आप देखें कि लगातार अब 80-90 लाख लोग जो है 90,000 लोग हैं, हर दिन केस निकल रहे हैं। तो अब इस पेंडेमिक को हैंडल करना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। तभी जाके अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आ पाएंगी। तो बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा सीवियर तरीके से हैंडल कौन नहीं कर पाया है वो है भारत। हालांकि हम शुरू से लॉकडाउन बढ़ाते आए हैं लेकिन तब भी उसका इफेक्ट आज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो किन किन देशों में जीडीपी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इंडिया में देखो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, 23.5% से जो है Q1 की जीडीपी कम हुई। ये बात हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तब वो जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी अगली चुनौती ये है कि अब हमको ट्रैवल और टूरिज्म को अफोर्ड करना है, क्योंकि पूरी तरीके से ट्रेवल्स हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, वो टूरिज्म है, होटल चेन रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठप बैठा हुआ है। क्योंकि देश को जीएसटी देने में जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है इन दोनों इंडस्ट्रीज का। तो अगर ये अप्रत्यक्ष कर सरकार के पास नहीं पहुंचेंगे, सरकार अगली बार बजट में वो सारी चीजें नहीं दे पाएगी, लोगों को अलोकेशन नहीं कर पाएगी, आवंटन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो सारी वेलफेयर स्कीम जो चल रही है, कल्याणकारी योजनाएं, वो कैसे चलेंगी? तो ये जो है बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास आज भी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि सारी चुनौतियां आपको समझ में आई होंगी। ये जो लगभग 10-11 पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये और इसका कुछ डेटा याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर इससे संबंधित लिख पाएंगे। हमको थोड़ा बारीकी से ये भी समझना है कि अब आगे की राह क्या है। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा कि अब कोविड-19 के बाद देश की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे ताकि आप इसकी जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको करंट ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्तियां क्या है वो समझा दिया, फिर करंट चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी की वो समझा दी, उसके बाद अगली वीडियो में समझेंगे कि कोविड-19 के बाद अब आगे की राह क्या है और हमें क्या करना चाहिए अर्थव्यवस्था को वापस गति में लाने के लिए, हम वो समझेंगे। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।